हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th के विज्ञान विषय के अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में फॉरेस्ट्स आवर लाइफ लाइन भी बोलते हैं। अगर इसी तरह के और भी विषय के आपको वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर दें और जाकर उन पर सभी विषयों के अध्याय वाइज बनाए गए हैं वीडियो, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। तो आप बेरोजगारी समझ सकते हैं कि बेरोजगारी जो होती है, जब हमारे पास हुनर असते हुए मैंने हम लोग कोई तकनीकी या कोई किसी भी चीज़ में हमारे पास वो हुनर है, हम जानते हैं, लेकिन जब हमें जॉब नहीं मिलती है या कोई काम नहीं मिलता है तो ऐसी समस्याएं जब हमारे समाज में आती है तो उस तरह की समस्याओं को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। विरोध का मतलब होता है कि जब किसी भी विषय में कोई बात हो और जब हम उसके एगेंस्ट में एगेंस्ट में या उसके खिलाफ कुछ कहते हैं या बोलते हैं तो वो हमारा विरोध होता है। ठीक है। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा उनसे कि हरे भरे वन जो होते हैं हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे शरीर में फेफड़े हैं महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। इसीलिए वन जो होते हैं उन्हें हरा भरा हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। जो वन होते हैं जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। भ्रमित का मतलब भटक जाना। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः पर उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन जाने का निश्चय किया। अब हम आगे देखते हैं। हमारा 12.1 में है वन भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है कि जब हम किसी भी जगह जाते हैं उसे घूमने के पर्पज से या घूमते हैं उसे हम लोग भ्रमण कहते हैं। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों को झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। तो बच्चों ने देखा कि टीबू जो है कि बहुत ही फुर्तीला लड़का है क्योंकि वो मवेशियों के झुंड के साथ आनन फानन में इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए उसमें जेनेटिकली या जो कहा जाए कि सामाजिक प्रभाव के कारण उसमें ऐसा गुण आ जाता है। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वनों में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। फिर टीबू ने उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। व्यापक का यहाँ मतलब होता है कि जब हम बड़े पैमाने पर अधिक क्षेत्रों को देख सकते हैं उसे हम लोग व्यापक बोलते हैं। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के
ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। शिखर होते हैं जो वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग होते हैं, टॉप वाले भाग होते हैं, उसे शिखर हम लोग कहते हैं। हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण सामान्य रूप से हरा नहीं था, जो आवरण थे वो सामान्य रूप से हरा नहीं था, क्योंकि किसी पेड़ की पत्तियां जो होती है सभी रंग बिरंगी कलर की होती है, इसीलिए एक समान जो हरे पत्तियां नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो एक समान नहीं हरा दिख रहा था। वहाँ का वातावरण शांत था। ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। मंद गति का मतलब होता है कि धीमी रफ्तार से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। उत्तेजित माने जानने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए मन में जिज्ञासा का जगना उत्तेजित कहलाता है। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। जो वन की ये जो घटना थी वो सामान्य थी, लेकिन जो शहरी परिवेश होते हैं उससे अलग थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और कुछ शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। परंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शुक्र, वराह, सुअर, गौर जिसे बाइसन कहा जाता है, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते। टीबू ने बताया था कि जो शुक्र होते हैं, सुअर होते हैं या गौर, बाइसन होते हैं, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जो जंतु होते हैं वो वन के जो घने सघन क्षेत्र रहते हैं वहीं वो रहना पसंद करते हैं। सघन का मतलब है कि जब अधिक माने कम क्षेत्र में अधिक वृक्षों का होना वो सघन हो जाएगा। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मांसाहारी जानवर होते हैं जो शिकार भी करते हैं लोगों को। इसीलिए प्रोफेसर अहमद ने उन बच्चों को चेतावनी दिया। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों को रूप में पढ़ा था। चित्र 12.3 में आप देख सकते हैं वन एक आवास में कि बंदरों का एक वन आवास जो होता है वो वृक्षों पर ही रहना पसंद करते हैं। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जो जंतु होते हैं या पादपों को आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु और पादपों के लिए बहुत बड़ा वन जो होता है कि कारगर होते हैं, वही उन्हें आश्रय आवास प्रदान करते हैं और भोजन की भी व्यवस्था कराते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वो क्या थी? उबड़ खाबड़ थी। तो उबड़ खाबड़ का मतलब होता है कि एक जगह मान लीजिए कि एक जगह नीची हो और एक जगह, जैसे ये हमारा जगह हो गया तो ये हमारा ऊंची हो गया, ये नीचा हो गया, फिर ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया, यहाँ ऊंचा हो गया, यहाँ नीचा हो गया, यहाँ ऊंचा, यहाँ नीचा। तो इस तरह की जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है? उबड़ खाबड़ भूमि कहलाती है। और अनेक वृक्षों से ढकी थी। और अनेक वृक्ष क्या थे? बहुत सारी वृक्षों से वो ढकी हुई थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नील, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने के लिए उनकी मदद की। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा जो है कि नीम का पौधा है, ये हमारा बांस का पौधा है, यहाँ पर देखिए तो ये शीशम है और ये क्या है? सेमल है। सेमल है जिसे हम लोग गांव देहात में सेमर भी बोलते हैं। वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास भी पाई जाती है। तो पिछले क्लासों में भी हमने पढ़ा था कि जो वन होते हैं वो मेनली 3 प्रकार से होते हैं। वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, शाक होती हैं। और शाक और घास जो है कि दोनों सामान्य है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं होती है और आरोही लताएं भी लिपटी होती है। तो वृक्षों पर जो मेनली होती है कि विसर्पी लताएं होती हैं और आरोही भी लताएं होती है। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था।
जो वृक्ष होते हैं वो घने होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है कि चारों तरफ फैली हुई रहती है, इसीलिए सूर्य के जो प्रकाश होते हैं वो बिरले ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था, जिससे वन के अंदर जो था वो क्या था, तो काफ़ी अंधेरा जैसा महसूस हो रहा था। अब हम क्रियाकलाप 12.1 को देखते हैं। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। तो हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोगों को वनों से प्राप्त होते हैं। आपको सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं, काष्ठ का मतलब हो जाता है लकड़ी, काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। तो आपको घरों सूची में काष्ठ से बनी लकड़ी की अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीली और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप मतलब जड़ी बूटी भी वनों से ही प्राप्त किए जाते हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। जो प्राकृतिक में वृक्ष होते हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधों में विकसित होने में के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर देती है। जो प्राकृतिक में वृक्ष होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उनमें बीज उत्पन्न होते हैं, और वन की जो भूमि होती है उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधे के विकसित होने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो उन्हें प्रदान कर देती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से टूटकर तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। जब वो भाग तना से ऊपर उठेगा तो वो शिखर कहलाएगा। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन के ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाता है। जो छत की तरह दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, तो हमारा कैनोपी कहलाता है। अब हम क्रियाकलाप 12.2 को देखते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़े। जैसे गोंद है तो गोंद किस किस से निकल सकता है, तो उस पौधे को हमको चित्र देना है। लकड़ी हमें किस किस से प्राप्त होती है, शीशम से, और किस किस से तो आपको वो देना है। औषधि जो होते हैं वो किस किस से प्राप्त होंगे तो उसका नाम देना है। तेल हमें किस किस पौधे से प्राप्त होते हैं उसका नाम लिखना है। क्रियाकलाप 12.2 में आप देखिए, अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्ग अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों के आप देखेंगे उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इन्हें अधोतल कहते हैं। जो किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है जिन्हें हम अधोतल कहते हैं, जिन्हें हम अधोतल भी कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। विशाल जो वृक्ष होते हैं वो ऊंचे और शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती है, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। जो नीचे की परत होगी सबसे, वो क्या बनाती है, तो वो शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं, बूझों ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने बताया, नहीं, विभिन्न जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है।
जो जलवायु परिस्थितियों के कारण ही वृक्षों में और अन्य प्रकार के पादपों में भिन्नता पाई जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ चित्र में हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, अधोतल है, और जो ऊपरी भाग जो होंगे वो क्या कहलाता है, जैसे ये हमारा क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। जंतुओं के प्रकार भी भिन्न वनों में भिन्न होते हैं। जो जंतु के प्रकार भी होते हैं तो अलग अलग वनों में अलग अलग प्रकार के जंतु और वन पाए जाएंगे। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। बच्चों को वृक्ष की छाल, पौधे की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ी गली रही क्षयमान, जो सड़ी गली रहती है उसे क्या हम लोग कहते हैं, क्षयमान कहते हैं। पत्तियां पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी। जो वन की भूमि थी वो गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियां, फलों और बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। जो क्षयमान पदार्थ होते हैं वो आर्द्र और गर्म होते हैं। बच्चों ने अपने संग्रह में के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे कि वो वनों में सूखी पत्तियों पर चल रहे थे तो उन्हें स्पंजी गलीचे जैसा महसूस हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 12.3 में देखेंगे। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्ष को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा होगा। तो स्वपोषी कौन होते हैं? तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या स्वयं पर निर्भर रहते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी जो होते हैं कि वो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। और मृतपोषी वो होते हैं जो मृत पदार्थों का अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। कोई भी जंतु हो या शाक भक्षी हो या मांस भक्षी हो, भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं का भोजन के रूप में ले लिया जाता है। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। घास को क्या कीटों द्वारा खाया जाता है? जिन्हें मेढक खा लेता है। घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। कीटों को कौन खा लेता है? मेढक खा लेता है। मेढक को सर्प खा लेता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसा हम देख सकते हैं कि हमारा घास होता है तो घास को कीट खाते हैं। कीट को कौन? मेढक खा लेता है। मेढक को सर्प खा लेता है और सर्प को काब खा लेता है या गुरूर खा लेता है। तो यही श्रृंखला हमारा क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और प्राकृतिक में ये चीज़ें जो है कि हमेशा कर्म अनुसार चलती रहती है। यही जो चीज़ है जो हमारे पृथ्वी को और वातावरण में सामंजस्य बैठाए रहती है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। वन में जो होती है तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है जो सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। यदि इस खाद्य श्रृंखला में कोई भी एक को दिक्कत होता है तो क्या होता है? ये अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कीट जो है कि यहाँ पे मेढक को नहीं खाए
कीट जो है कि मेढक को नहीं खाए तो क्या होगा, कीट की संख्या बहुत बढ़ने लगेगी, कीट की संख्या बहुत बढ़ने लगेगी। लेकिन सर्प तो मेढक को खा लेगा तो मेढक की संख्या खत्म हो जाएगी, मेढक की संख्या क्या हो गई, खत्म हो जाएगी और कीट की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो खाद्य श्रृंखला में बहुत सारी प्रॉब्लम और परेशानी प्रभावित होने लगेगी, जिससे हमारे वातावरण में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ सकती है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपिंडों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। यहाँ जो पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु उत्कों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो मशरूम या अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनके मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके पादप और जंतुओं के उत्कों को खाते हैं और एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। जो होते हैं मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं, वो हमेशा जनरेट होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों माने जड़ जो होते हैं पादपों के जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गीधों, कौवों, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाता है। जो कोई भी जंतु अगर जंगल में मर जाता है तो वो गीधों, कौवों, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है और इसी क्रम से जो पोषक तत्व का चक्र जो है कि वो चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, मतलब बेकार नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं और इस तरह से जो पादप होते हैं वो जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। इसीलिए ब्राज़ील को हर्ट बोला जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर जंगल पाए जाते हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझों ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूल से जल अवशोषित करते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो अपने मूल से जड़ द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। अब हम चित्र 12.10 को देख लीजिए। ये क्या है, तो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं। पादप जो होते हैं वो
ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, तो छोड़ते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, जंतु ऑब्जर्व करते हैं, और जंतु जो है कि CO2 छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, पादप उन्हें फिर ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर ये क्रिया जो होता है कि हमेशा चलती रहती है, ये क्रम जो होता है कि हमेशा चलती रहती है। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। टिब्बू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। जो वन होते हैं वो केवल पादप और जंतुओं का ही आवास नहीं है, घर नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं, माने लोग भी वनों में रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियां के हो सकते हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं विभिन्न जनजातियां के हो सकते हैं। टिब्बू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। ये लोग जो होते हैं तो अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि ये पादपों के बारे में जानते हैं। ये लोग जो जनजाति होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, इसलिए जो औषधि पौधे होते हैं उनके बारे में वो बेहतर तरीके से जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। जो सघन झाड़ियाँ होती हैं और ऊंची घास होती हैं वो जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये जो मांसभक्षी वे होते हैं जो मांस खाते हैं, तो हिरण का जो शिकार न करे वैसे जानवरों से भी वो बचाती है, जैसे कि शेर, चीता, गीदड़, ये सभी से भी उन्हें बचाती है। टिब्बू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच में अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। जो वन अधिकारी होते हैं, वन के इंस्पेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पदों चिन्हों के आधार पर ही करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे। क्या थे कैटरपिलर, माने लार्वा पनप रहे थे। उनके अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। ये क्या हो जाएंगे, कुछ शाकों हो जाएंगे और कुछ झाड़ियों हो जाएंगे। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। जंतु भी जो होते हैं तो कुछ पादपों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्वों भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। जो पादप होते हैं वो पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देते हैं और वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन, आवास के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। अधिक शाकाहारियों का होने का मतलब है कि जो मांस खाते हैं उनके लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। जो जंतुओं में विविध किस्में पाई जाती है वो वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो अपघटक होते हैं तो वो वन में जो उगने वाले पादप होते हैं उनके पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन जो है वो गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है।
अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन बीतान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी। जो बीतान थे वो क्या कर रही थी, तो वर्षा की ऊपरी परत को बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों, तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत पर कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन की कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। जो वन होते हैं वो वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं। वो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जो वन होते हैं वो बाढ़ के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। और ये सिर्फ बाढ़ों को ही नियंत्रित नहीं करते हैं, ये नदियों में भी होने वाले जो जल प्रवाह होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति होती है, जिससे हमें हमेशा जल की आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। अगर वन न हो तो क्या होगा, वर्षा जल की जो जल होंगे वो सीधे हमारे भूतल पर पड़ेंगे और आसपास के क्षेत्रों में भर सकते हैं, तथा तेज जो बारिश होगी वो मृदा की जो ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत, उसको भी वो नष्ट कर देती है, क्षति पहुंचाती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अन्य पौधे के मूल सामान्यतः मृदा को माने भूमि को पकड़े रहते हैं और एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है। और अगर वो नहीं रहे पेड़ पौधे तो क्या होगा, वर्षा जल के साथ मृदा भी बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास पवन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। जो आसपास वन से घिरा होने के कारण उसके गांव में अच्छी वर्षा होती है। हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेता है। पास ही में वन होने के कारण वहाँ से गुजरने वाले गाड़ियों के ध्वनियों के शोर को क्या करते हैं, वन ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है। जो उसके दादा ने बताया था कि जो पहले जो गांव था वो वनों से घिरा हुआ था, लेकिन सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण वनों का कटाई होने लगा और वे लुप्त होने लगे। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था।
पुनर्जनन का मतलब होता है दोबारा उत्पन्न होना, या अपने जैसे पौधे का जनन ही पुनर्जनन कहलाता है। पुनः उगना पुनर्जनन समझ सकते हैं। नहीं हो रहा था। वह पालतू पशुओं द्वारा अधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर थे। वो जो थे ना, जो पालतू जानवर होते हैं उनकी चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो थे कि वो लुप्त हो रहे थे, खत्म होने के कगार पर थे। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा था कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ उनका यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, और उससे विकास कार्य भी हम लोग कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वन के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, मतलब आवास प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अतः हमें जो है ना, वनों को संरक्षित रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, उसके मेन बिंदुओं को हम लोग चर्चा करते हैं पुनः। पहला हमारा बिंदु है कि वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। तो वन जो होते हैं वो हमें अनेक तरह के उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि हम लोग के फर्नीचर हो गए, ऑक्सीजन हो गए, या कोई भी काष्ठ हो गए, गोंद हो गए, औषधि हो गए। ये सब चीज़ें जो है, ये सभी उत्पादें जो है कि हमें वन से ही मिलते हैं। दूसरा हमारा है कि वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। इस तरह से वन जो होते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वह एक तंत्र है जिससे जो विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के समूहों से मिलकर एक बना तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं। जो वन के सबसे ऊपरी परत होते हैं, टॉप लेयर जो होते हैं, वो वृक्ष शिखर बनाते हैं। नीचे जिसके नीचे झाड़ियाँ द्वारा बनी परत होती है, और जिसके नीचे झाड़ियाँ द्वारा बनी परत होती है, शाक वनस्पति सबसे नीचे की परत है। जो शाक होती है सबसे नीचे की परत है। सबसे ऊपर क्या होता है, तो वृक्ष शिखर होते हैं, और सबसे नीचे क्या होता है, तो शाक होती है। क्या होती है, शाक वनस्पति होती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। जो वन में वनस्पतियाँ पाई जाती है वो जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय, आवास प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन को जो विभिन्न घटक होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे हम देखते हैं, वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। जो वन होते हैं वो वृद्धि भी करते हैं, परिवर्तित भी होते रहते हैं, और उनका पुनर्जनन भी हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रियाएं होती रहती है। जो वन होते हैं वो मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रियाएं जो होती है वो हमेशा चलती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाता है। अपरदन का मतलब होता है कि जब वर्षा के दिनों में मिट्टी, जो मृदा की ऊपरी परत जो होता है कि उसका क्षयमान होने लगे और क्षयमान होकर दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाए, वो क्या कहलाता है, ऐसी क्रिया अपरदन कहलाता है। आगे हम देखते हैं, मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती हैं। जो मिट्टी होती है वो वृक्षों को, माने वनों को वृद्धि करने में और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, लोग वास करते हैं, समुदाय जैसे जनजाति जो होते हैं उनकी सारी आवश्यकताएं जो होती हैं, उनके जो जीने के लिए चाहिए, वो वन ही उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करता है। वन ही जो है कि इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करता है। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को
नियमित करते हैं। जो वन होते हैं वही जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं, क्योंकि वन से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगर घने वन हो तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही ऑक्सीजन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये वन से आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जंतु ऑब्जर्व करते हैं, और हम लोग CO2 को छोड़ते हैं तो फिर जो पादप होते हैं वो उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, और क्रियाएं ये जो है कि सतत चलती रहती है। तो ये जो होते हैं कि ये हमें बेहतर से वायु भी प्रदान करते हैं। इसीलिए वन जो होते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जीवन रेखा की तरह है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस अध्याय से संबंधित या किसी भी अध्याय से संबंधित आपको समस्या है या समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद है आप लोग एक शॉर्ट्स नोट्स भी बना लीजिएगा, जो बेहतर होगा आपको आने वाले एग्जाम में, या जब हायर स्टडी के लिए जाइएगा तो MCQ के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।